हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए 100% फ्री एजुकेशन लेकर आता है और साथ ही हम प्रयास करते हैं कि आपकी कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी, इवन आपके कोई भी टेस्ट या एग्ज़ाम हो, उनकी प्रिपरेशन भी हम आपको टाइम टू टाइम कराते रहें। तो उसी तरीके से आज का जो वीडियो है वो है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए। जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि आज हम लेकर आए हैं PYQs। ये PYQs है क्लास 12 हिंदी इलेक्टिव की बुक है, अभिव्यक्ति और माध्यम। उसका हमारा एक टॉपिक है फीचर लेखन। ये कोई चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, लेकिन इसमें बीच में आप लोगों को कई उसमें बताया गया है फीचर क्या होता है, कैसे लिखा जाता है। तो इससे संबंधित क्वेश्चन तो हम आपको करा चुके हैं जो पिछले 10 सालों में पूछे गए हैं, लेकिन पिछले 10 सालों में कुछ फीचर्स भी आपको लिखने के लिए आए हैं। तो आज इस टॉपिक में हम उन्हीं टॉपिक्स को देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक आपसे फीचर लेखन में पूछे गए हैं। तो ये आज जो हम करा रहे हैं 2022 से लेकर 2013 तक जो जो फीचर पूछे गए हैं उनको हम करेंगे। तो ये है CBSE प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्यूशंस विद सॉल्यूशंस। हम टॉपिक्स को लेकर आए हैं आपके लिए। तो सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक आ रहा है वो है खेल के क्षेत्र में उभरता भारत विषय पर एक फीचर तैयार कीजिए। खेलों में पहले इतना नहीं होता था, मतलब भारत का इतना पहुंच नहीं थी। आजकल कोई भी खेल ले लीजिए, भारत हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। मतलब खेल के हर एक खेल में, भाई सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, फुटबॉल है, हॉकी है, रेसलिंग है, वेट लिफ्टिंग है, सभी में आप देखेंगे, रेसिंग, सभी जगह जो है वो आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे। हम ये नहीं कहेंगे आगे निकल गया। अब पहले जहाँ कुछ नहीं करता था तो थोड़ा तो आगे बढ़ा है। तो ये फीचर हमें तैयार करना है। ये हमसे पूछा गया है सन 2019 में। तो देखिए क्या है, सबसे पहले हमने टॉपिक दे दिया, वर्तमान समय में खेलों को किसी व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल में एक छाप छोड़ना देश की प्रतिष्ठा तो बनाता ही है, साथ ही खेल को भी गौरवान्वित करता है। वर्तमान में खेलों में कई बदलाव आ रहे हैं जो समय की मांग के अनुरूप हैं। ये बदलाव राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही स्तर पर हो रहे हैं। इसीलिए सरकार ने खेलों के विकास के लिए कई कल्याणकारी तथा उत्कृष्ट योजनाएं एवं कार्यक्रमों की शुरुआत करी है। बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हैं जिनकी शुरुआत की गई है। इन योजनाओं का उद्देश्य भारत के युवाओं को खेल के लिए प्रोत्साहित एवं आकर्षित करना है। आज हमारे देश ने खेल के क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका बना ली है। आज हमें अपनी विजय पर भरोसा ही नहीं होता है कि मतलब हमने इतने सारे क्षेत्रों में मतलब इतने सारे खेलों में हम आगे बढ़ चुके हैं। कभी कभी हम स्वयं अपने प्रदर्शन पर चकित रह जाते हैं। यह सच है कि पिछले कुछ वर्षों में हमारे देश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की योग्यता रखने वाले खिलाड़ियों ने सफलता हासिल की है। उन्हीं के कारण हमारा देश खेल के क्षेत्र में उभरता हुआ दिखाई देता है। हमारे देश में खेल के क्षेत्र की उपलब्धियां अत्यंत क्षीण हैं, लेकिन यह भी सत्य है कि हमारे देश में प्रतिभा की भी कमी नहीं है। यदि स्वस्थ वातावरण तैयार किया जाए तो चयन उचित प्रक्रिया द्वारा किया जाए तो हम इस क्षेत्र में बहुत प्रगति कर सकते हैं। अब आ गए हम दूसरे टॉपिक पे। दूसरा टॉपिक क्या है, सेना में महिलाओं की बढ़ती रुचि। अब सेना में भी आप देख रहे हैं महिलाएं अब जा रही। वो एक ऐसा क्षेत्र था जहां महिलाएं पहले नहीं जाया करती थी, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि बहुत तादाद में, इवन देखिए फाइटर जेट्स वगैरह भी अब महिलाएं उड़ाने लगी हैं। तो जो महिलाएं हैं उनकी रुचि वहां पर बढ़ी है और उनके लिए स्कोप भी वहां पर बहुत ज्यादा बढ़े हैं। तो ये प्रश्न हमसे पूछा गया सन 2019 में। क्या है, भारतीय सेना में महिलाओं की भागीदारी को लेकर लंबे समय से चर्चा चल रही है। महिलाओं की कम संख्या और महत्वपूर्ण ऑपरेशन में उनकी नगण्य भूमिका को लेकर चर्चा होती रही है। भारत में महिलाओं ने 1990 के दशक में आर्मी में जाना शुरू किया। अब अन्य देशों की भांति भी भारत में भी महिलाओं की सेना में रुचि बढ़ रही है। वर्तमान समय में महिलाएं अधिक संख्या में सेना में भर्ती हो रही हैं, बहुत ज्यादा हो रही है, जैसा कि हमने आपको अभी बताया। आज सारा देश नारी शक्ति को नव योद्धाओं के रूप में देखकर आलाहित हो रहा है। आज महिलाएं शिक्षा, इंजीनियरिंग, ऑर्डिनेंस, इंटेलिजेंस एवं एयर ट्रैफिक सिग्नल जैसे स्ट्रीम में भी सेवाएं दे रही हैं। ऐसी स्ट्रीम्स जो आपकी पुरुष प्रधान मानी जाती थी, वहां पर भी महिलाओं की पैठ हो रही है। आज अपने साहसिक व रोमांचक कारनामों के लिए भी कई महिलाएं अफसर प्रसिद्ध हैं।
पहले सेना में कुछ नियमों के कारण महिलाओं को फ्रंट लाइन में नियुक्त नहीं किया जाता था, मतलब सबसे आगे नहीं, जहां लड़ाई के युद्ध क्षेत्र में सबसे आगे उनको प्रस्तुत नहीं किया जाता था। किंतु आज महिलाएं सभी क्षेत्रों में अपनी भागीदारी निभा रही हैं। आज महिलाएं बीएसएफ, नेवी और एनएसजी के कमांडर के पद पर भी चुनी जा रही है। ऐसी जो कमांडर्स देखिए जो बहुत ही घातक माने जाते हैं, उनमें भी महिलाएं आ रही हैं। आज जो फाइटर प्लेन के दुश्मनों के बंकरों को नष्ट करने की योग्यता रखती हैं, वो दिन दूर नहीं जब स्नाइपर सेल में भी महिलाएं तैनात होंगी। स्नाइपर सेल्स के आप जानते हैं, उसमें भी अब धीरे धीरे महिलाएं आएंगी, ये चीज निश्चित हो गई है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है नंबर 3, महानगरों में आवास की समस्या। विषय पर लगभग 150 शब्दों में फीचर तैयार करना है। महानगर में लोग क्या होते हैं, गांवों से जो है रोजगार की तलाश में आ जाते हैं, और यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, और इसके कारण अब रहने की समस्या है। भाई जगह तो सीमित है ना, अब जहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ेगी तो जगह, हर किसी को रहने की जगह चाहिए, तो अब वो क्या है, वो जगहें कम होती जा रही हैं और ये आवास की समस्या बढ़ती जा रही है। इस पर आलेख जो हमारा पूछा गया है, ये सन 2018 में हमसे पूछा गया है। महानगरों में आवास की समस्या एक गंभीर मुद्दा है। महानगरों में भूमि सीमित है और मांग अत्यधिक है। सामान्य व्यक्ति भूमि क्रय करके नगर में मकान बना सकता है, यहाँ तक कि नगर में किराए के मकान भी नहीं ले सकता है। अगर आप देखिए यहाँ पर मकान बनाना, जमीन लेकर मकान बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक तो जमीन नहीं, जमीन मिल भी जाए तो हर चीज़ बहुत महंगी। फिर उसके बाद अगर किराए की बात करें तो किराया भी महानगरों में बहुत ज़्यादा महंगा है। लाखों श्रमिक जिनके साधन और आय सीमित हैं, उन्हें विवश होकर गंदी बस्तियों में रहना पड़ता है। मकान कम है और रहने वाले व्यक्ति कहीं अधिक। इसके परिणाम स्वरूप गंदी बस्तियों में निरंतर वृद्धि होती जा रही है। अब जगहें नहीं है तो भाई धीरे धीरे झोपड़पट्टियां आप देखिए हर शहर में है, वहाँ पे बहुत गंदगी रहती है, छोटे छोटे झोपड़ियों में बहुत सारे लोग रह रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, बहुत गंदगी हो रही है, जिससे बीमारियां भी बहुत फैलती हैं। छोटे छोटे बच्चे अपने परिवार के साथ तंग जगह में रहने को विवश हैं। स्थानाभाव के चलते संक्रमण एवं रोग व्याधियां उत्पन्न हो रही हैं। गांव में मेहनतकश युवा जिंदगी से भागकर शहर पहुंचते हैं, यहाँ उन्हें आवास की समस्या से अवगत होना पड़ता है। शहरों में वे आवास के लिए महंगा किराया नहीं दे पाते, अतः वे महानगरों की स्लम बस्तियों के ठेकेदारों के कुचक्र में फंस जाते हैं। यही कारण है कि महानगरों में झुग्गियां बढ़ती जाती हैं। आवास की समस्या का एक परिणाम यह हुआ है कि कार्य करने की जगह और निवास स्थान में दूरी बढ़ती जा रही है। दिल्ली में कार्यस्थल पर पहुंचने के लिए औसतन 45 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। अब मान लीजिए आपका दफ्तर यहाँ है, अब इसके आसपास एरिया में आप कहीं घर नहीं रह पा रहे, क्योंकि इसके आसपास बहुत किराया महंगा है, जमीन नहीं है, फ्लैट्स नहीं है, आप कहाँ पे लोगे घर, तो उसकी वजह से आपको शहर के आउटर में जाकर मकान लेना पड़ता है। अब उस मकान, अपने घर से दफ्तर तक आने के लिए आपको 45 से 50 किलोमीटर तक का जगह तय करनी पड़ती है। अब इससे नई समस्या पैदा होती है पोल्यूशन की, क्योंकि जब आप आओगे तो भाई अपनी गाड़ी लेकर आओगे, उससे कितना पोल्यूशन बढ़ेगा। तो ये है, मतलब आप खाली एक समस्या नहीं होती, इससे कई समस्याएं एक चेन वाइज शुरू हो जाती हैं। इस प्रकार कुछ लोगों को 4 से 6 घंटे सफर में तय करने पड़ते हैं। अपना घर बनाने का सपना आम लोगों की पहुंच से बाहर होता जा रहा है। इस प्रकार देखा जाता है कि महानगरों में आवास की समस्या अपने उफान पर है। देश में सरकार द्वारा कोई ऐसी नीति का गठन अनिवार्य है जिससे इस समस्या पर काबू पा सके, अन्यथा महानगरों की स्थिति नर्क के समान हो जाएगी। तो सरकार को इस बारे में कदम उठाना चाहिए कि गांव के लोग ज़्यादातर यहाँ नहीं आएँ, आवास की सुविधाएं भी जो शहर में हैं उनको उपलब्ध कराई जाए। तो ये जब तक नहीं होगा, नहीं तो आगे जाकर बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना महानगरों वालों को करना पड़ेगा। नेक्स्ट नंबर 4 टॉपिक है हमारे पास, वन रहेंगे हम रहेंगे पे फीचर लिखिए। हरियाली रहेगी तभी हमारा अस्तित्व बचा रहेगा। अगर पर्यावरण ये हरियाली नहीं रहती है तो हमारा अस्तित्व कायम नहीं रह सकता। इस पर यानी वन रहेंगे हम रहेंगे पर आपको एक फीचर लिखना था, ये पूछा गया था सन 2017 में। तो देखिए क्या है, मनुष्य और प्रकृति में गहरा संबंध रहा है। मानव अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पूर्णतः प्रकृति पर ही निर्भर है।
वन संपदा भी प्रकृति की ही एक अद्भुत और अत्यंत उपयोगी देन है। वन तथा पेड़ पौधे पर्यावरण से कार्बन डाइऑक्साइड सोख कर उसे प्राणदायिनी ऑक्सीजन में बदलते हैं। वृक्षों का प्रत्येक अंग, फल, फूल, पत्तियां, छाल, यहां तक कि जड़ भी उपयोगी है। इनसे हमें स्वादिष्ट फलों के साथ साथ जीवन रक्षक औषधियां भी मिलती हैं। वन बादलों को रोक कर वर्षा कराने में सहायक सिद्ध होते हैं। तो देखिए वन कितनी सारी हमको दे रहे हैं। हम जो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, जिसके कारण हम जीवित हैं, हमें आपको पता है पेड़ पौधों से मिलती है। पेड़ नहीं रहेंगे तो क्या हमें ऑक्सीजन मिलेगी, आप बताइए। इसके अलावा जो पानी है वो भी हमें इन पेड़ों के द्वारा ही मिल रहा है। वन पर्यावरण को शुद्ध करते हैं। वनों से प्राप्त लकड़ियां भवन निर्माण और फर्नीचर बनवाने के काम आती हैं। वन बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं का कुप्रभाव कम करते हैं। मृदा अपरदन को रोकते हैं। मृदा अपरदन का मतलब होता है जो मिट्टी का कटाव होता है उसको रोकते हैं। अगर पेड़ नहीं होंगे तो मिट्टी का कटाव पानी में बहुत तेजी से बढ़ जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वन पर्यावरण को संतुलित कर सभी जीवों के अस्तित्व की रक्षा करते हैं। वनों में होने वाले लाभों के कारण मनुष्य ने उसकी अंधाधुंध कटाई की है। अब हमें इतने लाभ मिल रहे हैं तो उन पेड़ों का फायदा उठाने के लिए हमने क्या किया, उनकी कटाई, क्योंकि हमें पेड़ चाहिए फर्नीचर के लिए, मकान के लिए, अपने क्या कहते हैं पेपर, इवन जो हम लोग कागज इस्तेमाल करते हैं उन सब सभी के लिए हमें पेपर चाहिए। तो उसके लिए हमने क्या करना शुरू कर दिया, हमने पेड़ों को काटना शुरू कर दिया। हमें जमीन चाहिए थी तो हमने पेड़ों को पूरे काट के जमीन, जंगल ही साफ करके जमीन ले ली, जिसके कारण अनेक गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। इसमें मौसम में अचानक परिवर्तन होने लगा है, कृषि का प्रभावित होना, अनेक वनस्पतियों तथा जीव जंतुओं की प्रजातियों का लुप्त होना, पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होना, हिम नदों का पिघलना यानी कि ग्लेशियर्स का पिघलना, समुद्री जल स्तर में वृद्धि इत्यादि प्रमुख है। तो देखिए अब क्या होता है, पेड़ कटे, तापमान बढ़ा और इससे कितनी सारी चीजें शुरू हो गई। ग्लोबल वार्मिंग शुरू हुई, तापमान बढ़ा, हिम जो आपके ग्लेशियर्स में पिघल रहे हैं, इससे समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है और जमीन रहने के लिए हमारे पास कम हो रही है। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तथा विकास के लिए वन संपदा का प्रयोग करता है। इसीलिए हमें यह बात समझनी होगी कि विकास और पर्यावरण एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। विकास कीजिए मगर पर्यावरण को नुकसान मत पहुंचाइए, ये ध्यान रखना है। यदि वृक्ष ना रहे तो संपूर्ण मानव जगत का अस्तित्व ही मिट जाएगा। यह भी सही है कि विकास के लिए वृक्ष काटना आवश्यक है। इसके लिए हमें वृक्षारोपण को अपना कर्तव्य, अब हम मान रहे हैं कि आपको भाई विकास करना है तो आपको जमीन चाहिए, आप उतनी जगह के पेड़ काट रहे हो तो उससे दोगुने पेड़ किसी जगह लगाओ, ये अब आपकी जिम्मेदारी है, इसका पालन करना चाहिए। इसके साथ ही हमें सतत पोषणीय विकास की विचारधारा को अपनाना चाहिए। मतलब हमें ऐसा विकास करना है जो हमें नुकसान ना दे, आगे चलकर हमारे लिए फायदेमंद हो। विकास हमें भाई भौतिक रूप से तो फायदेमंद बना रहा है, लेकिन पर्यावरण तौर पर हम देख रहे हैं तो वो बहुत नुकसान पैदा कर रहा है। तो उस पर्यावरण नुकसान को हमें रोकना है, कम करना है, घटाना है, ये सब करना है। नेक्स्ट हमारे पास नंबर 5 टॉपिक है। देखिए अलग अलग सालों में चीज पूछी गई है। स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, इस विषय को हमें पूछा गया है 2017 में। स्वच्छता अभियान पर एक फीचर लिखिए, ये हमसे पूछा गया है 2015 में। एक ही चीज पूछी गई है स्वच्छ भारत के बारे में, लेकिन घुमा फिरा कर। क्या है देखिए, भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा महात्मा गांधी की 145वीं जयंती के अवसर पर आरंभ किया गया स्वच्छ भारत अभियान अब तक का सबसे बड़ा स्वच्छता अभियान है। गांधी जी के एक क्विट इंडिया आह्वान को पूरा करने वाले देश अब उसके क्लीन इंडिया के आह्वान को पूरा करने निकल पड़ा है। तो गांधी जी ने क्विट इंडिया जो क्या कहते हैं आंदोलन शुरू किया था, उसमें बहुत तादाद में भारतीयों ने भाग लिया था। अब उन्हीं का एक सपना था क्लीन इंडिया, उसका अभियान जो शुरू किया गया उसमें भी लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। अब वह समय आ गया है जब हम विश्व पटल पर देश की छवि एक स्वच्छ भारत की बनाएं। जिस तरह सांपों एवं जादू के देश की छवि से हम काफी आगे बढ़ चुके हैं, उसी तरह अस्वच्छता हमारे लिए अतीत बन जाए। मतलब हमारी एक छवि पहले क्या होती थी, हम सांपों के देश में हैं। मतलब यहाँ पे सांप तरह तरह के डांस कराया जाता था नागो सांपों का, यहाँ पे बहुत सारे जादू होते हैं। इस देश के नाम से भारत जाना जाता है, इस से भारत जाना जाता था। लेकिन अब इस छवि से हम बहुत आगे निकल आए हैं, तो अब हम चाहते हैं कि स्वच्छ भारत के नाम से भी हम जाने जाएं। आज देश का प्रत्येक नागरिक भारत को स्वच्छ देखना चाहता है, लेकिन इसके लिए व्यक्तिगत तौर पर सहयोग देने से अभी भी कई लोग हिचकिचा रहे हैं।
भाई हम चाहते हैं कि भारत स्वच्छ हो, लेकिन हमें पर्सनली ये काम करना शुरू करना पड़ेगा। एक एक व्यक्ति जब पर्सनली काम करेगा तब ये काम होगा। देश को स्वच्छ बनाना सिर्फ किसी सरकार या संगठन की जिम्मेदारी नहीं हो सकती, होनी संभव ही नहीं है। सरकार नहीं कर सकती है, ये हमें काम करना होगा। जब तक देश के नागरिक इसके प्रति जागरूक नहीं होंगे तब तक इस महान लक्ष्य को प्राप्त करना संभव नहीं है। स्वच्छता की भावना हमारे अंदर होनी चाहिए, ये भावना हमारे अंदर होनी चाहिए, तभी ये काम हो पाएगा। किसी भय या बल के प्रभाव से नहीं, बल्कि हमें स्वयं ही इसके प्रति आंतरिक स्तर पर सचेत होना होगा। ना कोई गंदगी फैलाए और ना ही किसी को गंदगी फैलाने दे। यही भावना स्वच्छता अभियान को सफल एवं सार्थक बना सकती है। हमें स्वच्छता के महत्व को समझना होगा, इसके अभावों में अर्थात गंदगी से होने वाले दुष्प्रभावों को जानना होगा। विश्व पटल पर बनी अपनी गंदगी की छवि को मिटाकर अपनी स्वच्छता प्रिय छवि को स्थापित करना होगा। तो ये एक व्यक्तिगत कार्य है, यानी कि हर एक नागरिक को ये कार्य करना होगा, तभी ये संभव है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है नंबर 6, चुनाव प्रचार का एक दिन। भाई जब चुनाव आते हैं तो क्या प्रचार होता है ना, तो उस पर आपको एक फीचर तैयार करना है। भाई चुनाव प्रचार में क्या क्या चीज़ें होती है, ये सारी चीज़ों से हमें यहाँ पर लिखना है। ये प्रश्न हमसे सन 2016 और 14 में पूछा गया है। देखिए क्या है, चुनाव लोकतांत्रिक प्रणाली में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लोकतांत्रिक प्रणाली, आपको पता है कि देश एक हमारा देश जो है एक लोकतंत्र देश है। यहाँ पर जो शासक है वो जनता द्वारा चुनकर भेजा जाता है। तो अब ये चुनाव की जो चुनना है, ये चुनाव की प्रक्रिया द्वारा ही संपन्न होता है। इसलिए चुनाव लोकतांत्रिक समाज देश के लिए बहुत आवश्यक प्रणाली है। चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से ही जनता अपने प्रतिनिधियों का चयन करती है, जो आगे चलकर शासन प्रणाली को संभालते हैं। सभी प्रतिनिधि अपने प्रभुत्व को स्थापित करने के लिए चुनाव प्रचार को माध्यम बनाते हैं कि भाई नहीं, हमारी राजनीतिक पार्टी है तो उसके लिए चुनाव प्रचार वो लोग करते हैं। चुनाव प्रचार मतदाताओं को प्रभावित करने में अहम भूमिका निभाता है। चुनाव प्रचार में लाउड स्पीकर, पोस्टर, पैम्पलेट्स आदि अन्य प्रकार की सामग्री का प्रयोग किया जाता है। चुनाव प्रचार में प्रतिनिधि जो कि भिन्न भिन्न पार्टियों के उम्मीदवार होते हैं, वह जनता के घर घर जाकर अपने लिए स्वयं वोट मांगते हैं। सभी घर जाते हैं और वोट मांगते हैं। चुनाव प्रचार की प्रक्रिया चुनाव होने के 2 दिन पहले ही बंद हो जाती है। तो ये नियम है कि जिस दिन भी चुनाव होगा उससे 2 दिन पहले ये प्रक्रिया बंद हो जाती है। सभी उम्मीदवार अपने अपने क्षेत्र में नए नए तरीकों से जनता को लुभाने का कार्य करते हैं। चुनाव प्रचार के दौरान बहुत से प्रत्याशी गलत या अनैतिकता का प्रयोग भी करते हैं, गलत तरीके से भी प्रचार करते हैं। चुनाव प्रचार के समय प्रत्याशी अपना वोट पाने के लिए खरीद फरोख्त की राजनीति को भी जन्म देते हैं। भाई वोटर्स को पैसे देते हैं या कुछ और लालच देते हैं जिससे वो वोट हमें दें। चुनाव प्रचार के 2 पक्ष हैं, जिसमें पहला यह है कि इसके माध्यम से उम्मीदवार स्वयं को मतदाता से परिचित करवाता है और अपने एजेंडा को उन मतदाताओं के सम्मुख रखता है। यानी कि जो भी चुनाव में व्यक्ति खड़ा है वो बताता है कि भाई मैं खड़ा हूँ, यहाँ अपने आप को लोगों से परिचित कराया, और दूसरा हमारी पार्टी का ये एजेंडा है, हम भाई अगर शासन में आए तो हम ये काम करेंगे। कहा जाए तो इस सकारात्मक तरीके से वह मतदाताओं पर प्रभाव स्थापित कर अपना वोट पक्का करना चाहता है। परंतु इसका दूसरा तरीका अत्यंत बुरा है, जो समाज की कुप्रवृत्तियों को जन्म देता है तथा राजनीति को एक गंदा खेल बनाकर जनता के समक्ष प्रस्तुत करता है। अंत में कहना चाहिए कि चुनाव प्रचार बहुत ही रोमांचकारी प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया को सही रूप से प्रयोग में लाया जाए तो हम सही प्रत्याशी को चुनकर देश के भविष्य के लिए सुनिश्चित कर सकते हैं। तो भाई एक गलत तरीका है, एक सही तरीका है। सही तरीके से अपनाइए, सही प्रत्याशी को चुनिए और देश को सही दिशा में लेकर जाइए। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, हमारे पास टॉपिक है भीड़ भरी बस के अनुभव। भाई आप बस में कभी चढ़े होंगे, बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, तो उस अनुभव को आपको यहाँ लिखना है। ये हमसे पूछा गया है सन 2016 में। तो देखिए क्या है, देश की राजधानी दिल्ली में जनसंख्या में इस कदर वृद्धि हो रही है कि आने वाले वर्षों में लोगों के ऊपर लोग चलकर जाएंगे। मतलब ये एक बात है, लिटरली नहीं जाएंगे, कि मतलब इतनी भीड़ हो गई है कि ऐसा कंडीशन आपको दिखाई जा रही है कि ऐसा होगा। हाँ, यह सत्य है और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण प्रतिदिन दिल्ली की बसों में देखने को मिलता है। बस किसी स्टैंड पर आती है और सवारी पीछे से दरवाजे से चढ़ती है, पीछे के दरवाजे से चढ़ेंगे।
वह धक्के खा खा कर पीछे के दरवाजे से कब आगे ड्राइवर के पास तक पहुंचती है, यह स्वयं सवारी को ही नहीं पता चलता। मतलब इतनी भीड़ है, हम सीधे खड़े हो जाओ, भीड़ आपको अंदर अपने आप बस के अंदर ले जाएगी और धीरे 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 आपको आगे तक पहुंचा भी देगी। आपको खुद को ये चीज पता नहीं चलेगी धक्का दे दे के। भीड़ में कुछ लोग बहुत परेशानी महसूस करते हैं, तो कुछ ऐसे लोग भी हैं जो जेब कतरे, चोर आदि हैं होते हैं। उनके लिए भीड़ भरी बस जेब काटने व चोरी करने के अवसर को बढ़ा देती है। प्रतिदिन बसों में इस तरह की वारदातें होती रहती हैं। भीड़ भरी बस में सफर करना बहुत ही कठिन कार्य है। आगे पीछे सवारी इस तरह लटक जाती है जैसे उन्हें अपनी जान की कोई परवाह नहीं। इनमें खास तौर पर स्कूली छात्रों की संख्या अधिक होती है। भीड़ भरी बस में सबसे बड़ी समस्या टिकट लेने की आती है। तो भाई टिकट, भाई टीटी जो है वो इतनी भीड़ में कैसे आएगा, भाई टिकट भी आपको चाहिए, तो वो एक समस्या बड़ी होती है कि इतनी पूरी भरी बस में हम टिकट कैसे लें। जब कोई सवारी भीड़ से बचने के कारण अगले दरवाजे से बस में चढ़ती है तो उसे कंडक्टर तक पहुंचने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। भीड़ भरी बस में महिला वर्ग के साथ बदतमीजी व अन्य प्रकार की समस्याएं उजागर होती हैं। ये सारी चीजें भी भीड़ में बहुत ज्यादा होती हैं। अतः भीड़ भरी बस का अनुभव अत्यंत बुरा रहा, परंतु भिन्न भिन्न प्रकार की समस्याओं के बावजूद भी प्रत्येक दिन इन्हीं बसों में सफर करने को मजबूर है। यानी कि अच्छा तो नहीं लगता है, लेकिन लोगों को एक जगह से अपने काम कार्यस्थल तक जाना है तो डेली इसी तरह की बस में सफर करना पड़ता है। अब 8वां हमारे पास में टॉपिक दिया हुआ है, जंक फूड की समस्या पर एक फीचर लिखिए। जंक फूड हम सभी अच्छी तरह अवेयर हैं। फ्रेंच फ्राइज, बर्गर, पिज्ज़ा, ये पास्ता, ये सभी आपके जंक फूड हैं और ये समस्या जो बढ़ रही है, इससे बहुत सारी बीमारियों का भी जन्म हो रहा है। देखिए क्या है, ये हमसे टॉपिक पूछा गया सन 2015 में। आधुनिक रहन सहन और दौड़ धूप से भरी जिंदगी ने मनुष्य के जीवन में कई परिवर्तन किए हैं। आज लोगों के पास समय का अभाव है। इस व्यस्त जिंदगी में सब कुछ फास्ट हो गया है और इसी जल्दबाजी ने मनुष्य को भोजन की एक नई शैली के जाल में फंसा दिया है, जिसे फास्ट फूड या जंक फूड कहते हैं। जंक फूड के प्रति बच्चों के लगाव ने उनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को एक चुनौती के रूप में लाकर देश के सामने खड़ा कर दिया है। भाई ये इतने टेस्टी होते हैं कि फंस जाते हैं। भाई बच्चे क्या, हम भी फंस जाते हैं, आप सब भी फंसते हैं। तो ये क्या है ना, खाइए, लेकिन वंस इन अ वाइल ठीक है कि भाई वीक में एक बार ठीक है, लेकिन आप अगर डेली खाओगे तो इससे नुकसान होता है और बहुत सारी बीमारियां पैदा हो रही हैं इससे। देश में चिकित्सक, शिक्षाविद, अभिभावक सभी चिंतित हैं, क्योंकि जंक फूड के सेवन से बच्चे उन बीमारियों का शिकार हो रहे हैं जो अधिक उम्र के लोगों में हुआ करती थी, जो बहुत सारे उम्र के लोगों में हुआ करती थी, वो बीमारियां हो रही हैं। जंक फूड बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास को बुरी तरह से प्रभावित करता है, जिसके कारण उन्हें भविष्य में कई तरह की परेशानियां उठानी पड़ती हैं। जंक फूड के अंतर्गत आलू के चिप्स, स्नैक, इंस्टेंट नूडल्स, कार्बोनेट पेय पदार्थ, जो आप कोल्ड ड्रिंक्स जो पीते हैं वो, बर्गर, पिज्जा, मोमोज, फ्राइड चिकन आदि खाद्य पदार्थ शामिल किए जा सकते हैं। ऐसे जो बहुत ही ज़्यादा ऑयली या ऐसे मसाले इस्तेमाल किए जाते हैं जो हमारे लिए बहुत नुकसानदेह, खास तौर से जैसे मैदा है, ये भी बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है। लगभग सभी प्रकार के जंक फूड में कैलोरी की मात्रा बहुत अधिक होती है, जिससे अति पोषण की समस्या उत्पन्न हो जाती है। अब इसमें क्या है, कैलोरीज बहुत है तो आप बहुत ज़्यादा पोषण पे, आप या तो कम पोषण लो या कम पोषण लोगे तो भी बीमार है, अधिक पोषण लोगे तो भी बीमार है। एक बैलेंस पोषण लेना है, तो इससे क्या होता है, बहुत ज्यादा पोषण हमारे शरीर में चला जाता है। अधिक कैलोरी के साथ साथ जंक फूड में नमक और ट्रांस फैट, चीनी और परिरक्षण यानी प्रिजर्वेटिव, वनस्पति घी, सोडा, कैफीन आदि भी अधिक मात्रा में होते हैं, जबकि फाइबर बहुत कम होता है। तो मैंने बताया ना, फाइबर आपका मोटा अनाज में मिलता है। तो ये आप इसमें जितने भी जंक फूड हैं ये क्या बनते हैं, मैदा से बनते हैं। बहुत ही पतला अनाज होता है, बहुत ही महीन होता है, जिसमें फाइबर ना के बराबर होता है। इन सभी से मोटापे का खतरा अत्यधिक बढ़ जाता है और मधुमेह, हृदय रोग, ब्लड प्रेशर, कब्ज, सिर दर्द, पेट दर्द आदि बीमारियां बच्चों को छोटी उम्र में ही घेर लेती हैं। जंक फूड के कारण बच्चों का बुद्धि उपलब्धि स्तर यानी कि सॉरी IQ कमजोर होने लगता है, जिसका परिणाम मानसिक विकलांगता के रूप में भी सामने आ सकता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जंक फूड का प्रयोग बच्चों के सुनहरे भविष्य में बहुत बड़ी रुकावट है।
अब नेक्स्ट हमारे पास में टॉपिक है भोजन पर सबका अधिकार। अब देखिए, भोजन खाने की चीज़ है, ये भाई सभी को चाहिए, जीवित रहने के लिए तो चाहिए ही चाहिए। अब इस पे सबका अधिकार कहने का तात्पर्य ये है कि भाई जनसंख्या जितनी है इतना उत्पादन होना चाहिए कि सभी को भोजन मिल सके। तो इस पर ही आपको एक आलेख तैयार करना है। ये हमसे पूछा गया है सन 2014 में, आलेख सॉरी नहीं, फीचर तैयार करना है। तो ये सन 2014 में हमसे पूछा गया है। देखिए क्या है, भारत विकसित देश के रूप में विश्व के अग्रणी देशों की श्रेणी में शामिल होने की अपेक्षा कर रहा है और इसके लिए वह अत्यधिक प्रयत्न भी कर रहा है। लेकिन क्या विश्व के अग्रणी देशों में लोगों की एक बड़ी संख्या भूखे पेट सोने के लिए विवश होती है? यानी कि हम निकल रहे हैं आगे, मतलब जो आपके विकसित देशों हैं उनकी श्रेणी में हम आने वाले हैं। तो मगर क्या ऐसे देशों में ऐसी बहुत से जनसंख्या होती है जिसे भूखे पेट सोना पड़ता है? ये एक प्रश्न है, क्योंकि हमारे देश में आज भी ऐसे बहुत बड़ी जनसंख्या है जिसे भूखे पेट सोना पड़ता है। आज भी देश के बड़े हिस्से को भरपेट खाना नसीब नहीं हो पाता है। इसीलिए समस्या का हल निकालने हेतु राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान की शुरुआत की गई और अंततः खाद्य सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया ताकि भारत का कोई भी व्यक्ति भूखा ना रह सके। सतही तौर पर देखा जाए तो भोजन पर उसी का अधिकार होना चाहिए जो उसे अर्जित कर सकता है। यानी कि अगर हम भोजन के लिए अर्न कर सकते हैं तो हमारा अधिकार है। लेकिन यह तर्क निजी पूंजीवाद को बढ़ावा देने वाले तथा मानवीय मूल्यों में कम विश्वास करने वाले कहते हैं अगंभीर प्रवृत्ति के लोगों का हो सकता है। मतलब ये गलत है। अगर कोई अर्न नहीं कर सकता तो क्या वो खाना नहीं खा सकता? तो इसमें बच्चे कैसे आएंगे, अपंग कैसे आएंगे? तो वो भी तो आते हैं ना, वो अर्न नहीं कर सकते हैं। समाज एवं सामाजिकता का अर्थ क्या है? सामाजिकता का अर्थ है एक दूसरे की सहायता करना एवं कठिन समय में साथ देना। क्या समग्र देश का समूची मानव जाति का यह कर्तव्य नहीं है कि वह ऐसे लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था करे जो उससे वंचित है, जो नहीं अर्न कर सकते, जो नहीं कमा सकते? बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग नहीं अब काम कर सकते, वो अर्न नहीं कर सकते, तो क्या उन्हें खाना नहीं मिलना चाहिए? तो ये अब हमारी समाज की या सरकार की जिम्मेदारी है कि उन लोगों को खाना उपलब्ध कराया जाए। कर्तव्य बनता है कि वह लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था करे जो उसे इससे वंचित हैं। मनुष्य को जिंदा रहने का अधिकार तो मिलना ही चाहिए। जिंदा रहने के लिए भोजन अति आवश्यक है। हमारी सभ्य लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में सरकार को एक जन कल्याणकारी संस्था माना गया है। अतः सरकार को की जिम्मेदारी बनती है कि वह समाज के सभी लोगों को भोजन संबंधी आवश्यकता को पूरा करे। तो सरकार इस जिम्मेदारी अगर बनती है तो सरकार इस जिम्मेदारी को निभा भी अच्छे से रहेगी। बहुत सारी उसने योजनाएं शुरू करी हैं, जगह जगह आपने ये चीज देखी है। अब आते हैं नेक्स्ट, हमारे पास में टॉपिक है सांप्रदायिकता का जहर। जाति, धर्म, भेद, वर्ण, इन सभी के आधार पर बहुत ज्यादा नफरत फैलाई जाती है समाज में। आए दिन दंगे होते हैं, लोगों के बीच मनमुटाव होते हैं। इसी पर आपको जो है एक फीचर तैयार करना है। ये हमसे 2013 में पूछा गया था। क्या है? वर्तमान समय में देश में सांप्रदायिकता सद्भावना की अत्यंत आवश्यकता है। देश में स्वतंत्रता से पूर्व ही सांप्रदायिक दंगों ने भयावह रूप धारण कर लिया था। उस समय अनेक हिंदुओं एवं मुसलमानों को मौत के घाट उतार दिया गया था। आपने ये चीज देखी है विभाजन के दौरान। देश आजाद तो हुआ परंतु दो टुकड़ों में बंट गया। हमारे शासकों ने भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की संज्ञा और पाकिस्तान बनने के बावजूद करोड़ों बार सांप्रदायिक दंगे हुए हैं। मतलब धर्मनिरपेक्ष राज्य, लेकिन तब भी धर्म के नाम पर कितने दंगे होते हैं। इन दंगों में लाखों लोगों की जान से हाथ धोना पड़ा। वर्ष 2002 में गुजरात के गोधरा में ट्रेन के दरवाजे बंद कर पेट्रोल से आग लगाकर लगभग 250 लोगों को जिंदा जला दिया गया। इसके पश्चात गुजरात में सांप्रदायिक दंगों की आग फैल गई और हजारों लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा। सितंबर 2012 में सांप्रदायिक दंगा करने वाले कुछ लोगों को आजीवन कारावास की सजा दी गई। तो ये ऐसे कुछ दंगे हैं जिसमें बहुत सारे लोग मरे। वास्तव में सरकार किसी मूल्य पर अपना शासन बनाए रखना चाहती है, अतः वह अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के नाम पर कभी कभी मुसलमानों के लिए आरक्षण की बात करती है और कभी ईसाई अल्पसंख्यकों को संतुष्ट करती है। यदि सरकार सत्ता की लिप्सा से अंधी ना हो तो देश में तत्काल सांप्रदायिक सद्भावना स्थापित हो सकती है। सांप्रदायिकता का संबंध जितना धर्म से जुड़ना है उससे अधिक राजनीति से जुड़ता है। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा देश जो है
वो क्या कहते हैं धर्मनिरपेक्ष राज्य बना रहे, तो उसके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी ये है कि ये जो राजनीतिक पार्टी हैं ये अपना राजनीति का गंदा खेल धर्म के आधार पर नहीं खेले। कभी इस अल्पसंख्यक समाज को आरक्षण देना है, कभी उसको समाज को। भाई आप एक को दोगे तो दूसरा उससे नाराज होगा, दंगे होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी। हमें समानता का भाव लेकर चलना है। तो ये जो आरक्षण, ये सारी चीजें, तो राजनीतिक स्तर जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं वो जो है अपनी क्या कहते हैं अपना वोट कमाने के लिए ये इस प्रकार के सांप्रदायिक दंगों को बहुत ज्यादा बढ़ा देती हैं। स्वार्थी राजनीतिक तत्वों द्वारा अपने हितों की पूर्ति के लिए जन सामान्य के बीच धार्मिक उन्माद पैदा किया जाता है और फिर भड़की सांप्रदायिकता की आग पर वे अपनी रोटियां सेकते हैं। जब तक राजनीति की इच्छा शक्ति सुदृढ़ नहीं होगी तब तक सांप्रदायिकता का दानव हर समाज को लीलता रहेगा। तो यहाँ पर हमें राजनीति के मूल जो हैं वो सही करने होंगे, तभी ये सारी चीजें सुधर सकती हैं। तो इस टॉपिक के साथ हमारा ये आलेख का जो टॉपिक था हमने यहाँ पर फीचर का जो टॉपिक था हमने यहाँ खत्म किया। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस किस तरीके के पिछले 10 सालों में फीचर लेखन हमसे पूछा गया है। तो आगे की प्रिपरेशन आप इसी के आधार पर कर सकते हैं। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।